नफरतियों और अंधभक्तों के कुनबे में एक ऐसी उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है जो न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। पहले जिसका मजाक उड़ाया अब उसी के आका उसी से गलबहियां कर रहे हैं। आपको आगे बताएंगे इस स्टोरी के बारे में। आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को कैसे मुश्किल में डाल दिया है और कैसे अपने उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार कैसे तालिबान को गले लगा रही है, ये भी बताऊंगा। और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगाने की कोशिश कर रही है। सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसके बाद से भक्त जमात में बड़ी उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। बीते दिनों भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे ही आई वैसे ही तमाम तरीके के सवाल भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के ऊपर उठने लगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत जमाई तो भारत का क्या स्टैंड था, उस भक्त जमात का क्या स्टैंड था, उस भक्त जमात के क्या बोल वचन थे, यह भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और यह भी आपको पता है कि अभी तक भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, यानी कि तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। और भारत की आम बोलचाल भाषा में तो तालिबानी सजा, तालिबान को एक ऐसा रूप बता दिया जिसमें एक गाली के तौर पर तालिबान को प्रस्तुत किया जाता। लेकिन अब वही भारत क्या कर रहा है, उसी मोदी सरकार के विदेश सचिव, बड़े अधिकारी और अफसर क्या कर रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं तालिबान के विदेश जो मंत्री हैं उनके साथ सीधे तौर पर। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि अगर भारत में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत है, अगर भारत में मुसलमानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा में जिस तरीके से मुस्लिम्स को एक ऐसी कम्युनिटी बना करके पेश किया जाता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अब उसी भरोसे के इर्द गिर्द इस देश की सरकार नाच रही है तालिबान के आगे पीछे। क्यों नाच रही है, उसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी भी है भारत सरकार की। कहा जा रहा है कि जो भारत है वो अरब रुपया अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है और इसीलिए वो पैसा कहीं डूब न जाए, इसीलिए अब भारत जो है वो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के आगे पीछे घूम रही है। दोस्तों, तमाम सारे वो चिंटू भी हैं जो कभी तालिबान का मजाक उड़ाया करते थे, तमाम सारे ऐसे हैं जो लगातार विरोध अभी भी दर्ज कराते हैं, लेकिन भक्त जमात में इतना दिमाग है नहीं कि वो अपनी ही बात को किस तरीके से प्रेजेंट करें। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जितेंद्र प्रताप सिंह है, मैं इनके ट्विटर हैंडल पर गया, इनका एक ट्वीट देखा जिसमें विदेश सचिव जितेंद्र मिश्री की तस्वीर है और इसके अलावा अमीर खान मुत्ताकी जो विदेश मंत्री हैं तालिबान सरकार के, उन्होंने उनके साथ की तस्वीर साझा की और वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि आज दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुत्ताकी के बीच बैठक हुई। पूरा पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के नेता भड़के हुए हैं। अपनी ही बात को ये आदमी कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इसने एक और ट्वीट किया था और उसके बाद अचानक से ये आदमी 360 डिग्री मूव हो गया।
इसको पता ही नहीं चला कि इसने अपने ही बात को अगले ही ट्वीट में काट कर दिया है, एकदम उसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया है। कैसे, सुनिए जरा। थोड़ी देर पहले इसने अपने एक ट्वीट में लिखा कि हिंदुओं को 15 मिनट के में धमकी देने वाले दोनों जहरीले भाई तेलंगाना सीएम के दाएं बाएं बैठे हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है सीएम साहब जो इनका सहारा लेना पड़े। 15% वोटों के चक्कर में 85 गंवा दोगे। और यही कांग्रेसी ओवैसी को भी बीजेपी की बी टीम कहते हैं। सवाल यह है कि ये ट्वीट तेलंगाना में जो सरकार है उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की कुर्सियों पर यह तंज किया गया, लेकिन अगले ही ट्वीट ने भाई ने यह कह दिया कि ये देखिए भाई साहब, तालिबान जो है तालिबान के साथ मुलाकात कर ली। अगर मुख्यमंत्री तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ में ओवैसी ब्रदर्स की कुर्सियां हैं तो भारत के जो विदेश सचिव हैं वो तालिबान से गले क्यों लग रहे हैं? बात तो एक ही हुई। तो सवाल यह भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुर्गे जो हैं वो किस तरीके से अपनी ही बातों में फंस जाते हैं और फिर जवाब सूझता नहीं है दोस्तों। और इसी को लेकर के तमाम सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब जो भारत के जो अफसर हैं वो तालिबान के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। और तब ये कहा गया था, इनका जो सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इनका वो तथ्य कहा गया जिसमें ये कहते थे कि तालिबान के साथ अपना समझौता कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों को ये तालिबानी कहकर बुलाते हैं, तालिबानी सजा, मुसलमानों को तालिबानी कहकर के बुलाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि तालिबान एक ऐसा शब्द है जो भारत में, भारत के गोदी मीडिया में इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे इस देश में आलू। आप ये समझ लीजिए कि तालिबान शब्द का इस्तेमाल सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए किया जाता है, वो भी नेगेटिव सेंस में। और उसी तालिबान के साथ भारत के जो सचिव हैं, विदेश सचिव, वो सीधे तौर पर गलबैयां करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी तक तालिबान को जो है भारत ने मान्यता नहीं दी है, तालिबान की सरकार ने को मान्यता नहीं दी है भारत ने। उसके बावजूद इस तरीके की गलबैयां हो रही हैं। इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया है। जिस तरीके से अफगानिस्तान का रुपया मजबूत हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि सवाल इस देश के लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। और ऊपर से तब जब जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 6% से भी नीचे हो रहने वाली है इस देश की जो ग्रोथ है वो। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी से तमाम सवाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देश के भीतर क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार, देश का सबसे बड़ा सूबा और उसके मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद से तमाम सारे ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं क्या? क्योंकि मोदी के विदेश सचिव तालिबान से गले लग रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारी ऐसी बातें की। उन्होंने सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया, कहा जा रहा कि बड़े मूलभूत बदलाव करेंगे। एक तरीके से उन्होंने एक सेंस में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे को लेकर के भूमाफिया तक उन लोगों को करार दे दिया। और अपने बयान में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि आज उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं पलायन कर रहे हैं बल्कि माफिया और अपराधी पलायन कर रहे हैं। खुले मंच से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इस देश के उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री यह कहता है कि अगर कोई अंतर मन से अपने धर्म में लौटना चाहता है तो उसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो फिर उसको लव जिहाद या धर्म परिवर्तन जैसे ऐसे शब्दों से क्यों नवाजा जाता है? यह भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों, बटोगे तो कटोगे, लगातार इस तरीके के बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करवा करके विदेश में मुसलमानों से गले मिलना, तालिबानियों से गले मिलना, ये इस देश की जो सरकार है
मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बड़ी लड़ाई के भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर यह देखने को मिला है कि यूपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली दिल्ली की सरकार जो है इसमें बन नहीं रही है। तमाम सारे ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के लगातार योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह में ठनी रहती है। और अब बात करते हैं इस देश की ताकतवर सरकार के सबसे बड़े डर की, और वो डर है उसकी आलोचना। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि सत्ता कभी नहीं चाहती कि सवाल वर्तमान पर उठे, सत्ता चाहती है कि इतिहास पर सवाल उठे। लेकिन पत्रकारों का काम, कलम का काम, कार्टूनिस्ट का काम यह होता है कि उसको क्रिटिसाइज करे और क्रिटिसाइज के जरिए ही उसके कामों पर उसकी निगरानी रखे। लेकिन अब सरकार को यह पसंद नहीं आ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के दो टॉप मोस्ट कार्टूनिस्ट मंजुल और सतीश आचार्य को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी जो एक्स है उसने नोटिस भेजा है और कहा है कि आपने जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियमों का उल्लंघन किया है अपने कार्टून के जरिए। टेलीग्राफ में एक खबर छपी जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया और यह नोटिस दिया गया सतीश आचार्य को और मंजुल को यह भेजा गया, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया, मैं आपको एक बार लाइन टू लाइन पढ़ के बता देता हूं ताकि अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। सीधे तौर पर जो नोटिस में कहा गया उसमें लिखा गया कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन गिव मी द राइट टू एक्सप्रेस। सीधे तौर पर दोस्तों जो नोटिस था वो मैं आपको बताता हूं, फिर सतीश आचार्य का जवाब क्या है वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नोटिस में क्या है। एक्स ने सीधे तौर पर नोटिस में लिखा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट एक्स हैज रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मुंबई लॉ इन्फोर्समेंट रिगार्डिंग योर एक्स अकाउंट सतीश आचार्य दैट क्लेम द फॉलोइंग कंटेंट वायलेट इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ईच नोटिस सेट। दोस्तों सीधे तौर पर नोटिस में यह कहा गया कि मुंबई पुलिस की तरफ से हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह दावा किया गया है कि जो है आपने सीधे तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है उसका आपने उल्लंघन किया है। सीधे तौर पर इस तरीके का नोटिस आया। और नोटिस क्यों आया, उससे जुड़े कुछ कार्टून है जो मुझे लगता है कि आपको जानना और समझना चाहिए। एक कार्टून सीधे तौर पर बनाया गया जो सतीश आचार्य के द्वारा बनाया गया, उसमें सीधे तौर पर यह है, एक है तो सेफ है का नारा लिखा है, एक सर्कल बना हुआ है, एक घेरा बना हुआ, बीच में अडानी है और इधर उधर जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सेबी है, गोदी मीडिया है, आईटी सेल है, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कार्टून है, पुलिस का कार्टून है। ये चारों तरफ से घेरा बना हुआ और बीच में अडानी जो है मस्त तरीके से एकदम सेफ फील करते हुए खड़े हैं। इस पर आपत्ति उठाई मुंबई पुलिस ने। एक और है जिसमें गाय है जिसका दूध निकालते हुए एक व्यक्ति है जिनको आप कार्टून में आराम से देख सकते हैं और पहचान भी सकते हैं और वोट फॉर बीजेपी लिखा हुआ है। दोस्तों ये मंजुल का कार्टून है। इसके अलावा आप देखेंगे कंगना रनौत का कार्टून है जिसमें सीधे तौर पर दो बातें लिखी गई हैं, वी गॉट फ्रीडम इन 2014 नॉर्मल वे में खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ मुंह पर टेप चिपका हुआ है लॉस्ट इन 2024। दोस्तों अपने ह्यूमर के लिए, अपने हास्य के लिए ये दोनों कार्टूनिस्ट जाने जाते हैं। तमाम सारी इस तरीके के कार्टून हैं, तस्वीरें हैं जिसके जरिए जो है सरकार की आलोचना की गई है। अब इस नोटिस पर सीधे तौर पर दोस्तों सतीश आचार्य ने ट्वीट किया इसी नोटिस को कोट करते हुए जो एक्स ने उनको भेजा और जिसमें उन्होंने लिखा, सो हैप्पी टू नो दैट मुंबई इज सो पीसफुल विद परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दैट द पुलिस आर नाउ फोकसिंग ऑन कार्टून। उन्होंने एक व्यंग किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर किया, मुझे अच्छा लगा कि अब मुंबई पूरी तरीके से सेफ हो चुका है, मुंबई पुलिस ने उसको सेफ कर दिया और इसीलिए अब उसका फोकस कार्टूनिस्ट की तरफ है, कार्टूनों की तरफ है। सीधे तौर पर एक सतीश आचार्य ने एक व्यंग किया। दोस्तों इस पर जो है टेलीग्राफ ने सतीश आचार्य से जो है बातचीत करने की भी कोशिश की
तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीधे तौर पर सतीश आचार्य ने कहा कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गिव मी द राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन करंट अफेयर्स थ्रू कार्टून। सतीश आचार्य ने ये बोला, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई कार्टून के जरिए भारत का संविधान उनको ये आजादी देता है कि वो सवाल कर सकते हैं, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो अपने थॉट्स को जो है वो बता सकते हैं कार्टून के जरिए, और इसलिए उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। तो दोस्तों ये एक ऐसी सरकार है जो अपने ही बुने जाल में फंसी जा रही है। देश के अंदर उसके ही कॉम्पिटिटर नरेंद्र मोदी को फंसा के रखे हैं, और दूसरी तरफ अंधभक्तों की हाल ये है कि वो अपनी ही बात को 10 से 15 मिनट के अंतर में भूल जाते हैं और आलोचना के चक्कर में अपनी ही बात की काट अपने ही हाथ से तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।